हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इकाई 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इकाई 4 के अंतर्गत अध्याय 6 और अध्याय 7 हैं। तो उसमें भी हम लोग अध्याय 6 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा अध्याय का जो इंट्रो है वो भी अच्छे से समझना है। इसके पहले हमने ये देखा है कि इस अध्याय में हमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अध्याय को समझने के लिए हमें अध्याय बिल्कुल शुरू से समझना होगा, और उसके लिए हमें सबसे पहले जो चैप्टर का हमारा नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसको ठीक से समझना होगा। तो आइए हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अच्छे से समझते हैं। आपको याद होगा कि हमने अध्याय 1 में आवेश के बारे में पढ़ा था, और ये आवेश दो प्रकार के होते थे। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश, और ये रुके हुए आवेश थे। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि इनका क्या क्षेत्र होता है। फिर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की अलग अलग कंडीशन में। इसके बाद हमने जो यूनिट 2 की बात करें तो हमने चलते हुए आवेश के बारे में पढ़ा, यानी कि हमने धारा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी चालक तार में यदि आवेश बहता है तो हम उसे धारा कहते हैं। और यहाँ पे हमने एक बात और ध्यान दी थी कि धारा जो चलती है उसमें इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में धारा हमेशा बहती है। अब इस अध्याय में हमें इसके बाद हमने जो यूनिट 3 पढ़ी हुई है उसमें हमने एक बेसिक चीज़ देखी थी। वो क्या थी कि जब किसी चालक तार में धारा बहाई जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस तरीके से हमने ये भी स्टडी किया हुआ है। यहाँ तक हमारा अध्ययन है कि जब हम किसी चालक तार में धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जैसे मान के चलिए इस धारावाही चालक में 5 एम्पियर की धारा बहाई जा रही है। तो आपने अमीटर तो देखा ही होगा। अमीटर में एक स्केल बना होता है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से अंकित होते हैं। तो यदि इस चालक तार में 5 एम्पियर की धारा बहाई जा रही होगी तो इसका जो विक्षेपक तीर है वो इस तरीके से दिखाएगा, यानी कि इस चालक तार में 5 एम्पियर की धारा बहाई जा रही है। तो 5 एम्पियर की धारा बहाने से इसमें इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। असल में जब इसमें धारा बहाई जाती है तो ये डायरेक्ट 5 एम्पियर नहीं होती। ये डायरेक्ट 5 एम्पियर नहीं होती, बल्कि इसमें पहले क्या होता है, जीरो धारा होती है। उसके बाद जब आप 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से एम्पियर में धारा बहाते हैं, यानी कि जो आपने 5 एम्पियर की इस चालक तार में धारा दी तो वो पहले जीरो थी, और आपने धारा कितनी दी है 5, तो वो डायरेक्ट 5 नहीं होती, वो 1, 2, 3 और 4 से चलकर 5 होती है। तो इसका मतलब है कि जब तक वो 5 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है चालक तार, तब वो उसके पूर्व स्थिति में वो 1, 2, 3, 4 तक पहले चलता है, फिर 5 एम्पियर की धारा यहाँ पे प्राप्त करता है। अगर हम इसी चालक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि पहले जीरो थी और डायरेक्ट 10 एम्पियर हो गई। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसमें हमने 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो पहले क्या होगा, इसमें जीरो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एम्पियर, और उसके बाद 10 एम्पियर होती है। तो इतने समय अंतराल में, जो यहाँ पे 1 सेकंड से भी कम समय होता है, उतने में ये धारा लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो धारा के लगातार परिवर्तित होते रहने से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
क्योंकि हम कितने भी मान की धारा प्रवाहित करें वो डायरेक्ट नहीं होती। जैसे हमने 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो वो पहले 0 थी, फिर 1 होगी 1 एम्पियर, उसके बाद 2 एम्पियर होगी। तो धारा लगातार बदलती हुई फिर एक निश्चित राशि में। वैसे ही यहाँ पे है, जैसे हमने इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो पहले क्या होगी, पहले 0 थी, उसके बाद वो 1 2 3 4 और फिर डायरेक्ट 5 एम्पियर प्राप्त कर लेती है और वो 5 एम्पियर बनी रहती है। तो जब तक ये धारा में इस तरीके से परिवर्तन होता है तो उसी के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि जब धारा में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किस में परिवर्तन होता है? तो आंसर है धारा में। धारा में क्या हो रहा है? परिवर्तन। धारा में क्या हो रहा है बताइए? परिवर्तन। कैसे हुआ ये देखिए, हमने जैसे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो वो पहले 0 1 2 3 4 5 फिर होगी 5, डायरेक्ट 5 नहीं होगी 0 से, वो 1 2 3 4 से चल कर जाएगी और फिर 5 होगी। और आप इस तीर में भी देख सकते हैं कि पहले 0 होगी, फिर ये तीर 0 से 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे और फिर 5 पे जाएगा, यानी कि उसके जो चलने की डायरेक्शन में वो इसी तरीके से होगी। तो इतने समय अंतराल में जब वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से करती है तो पहले 1 एम्पियर होगी, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर। तो धारा यहाँ पे लगातार बदलती रहती है और फिर 5 एम्पियर होती है और फिर नहीं बदलती है, फिर वो 5 एम्पियर ही रहती है। तो असल में कहने का मतलब ये है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये जो उत्पन्न होता है, ये क्यों उत्पन्न होता है? उसका एक ही रीज़न है कि धारा में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और धारा में परिवर्तन होने से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो उतना ही रहता है जितने एम्पियर की उसमें धारा प्रवाहित की। जैसे इस चालक तार में यदि हमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे, लेकिन वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से चल कर जाएगी। तो इतने समय में जब ये धारा 1 से लेकर 9 तक बदलती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो धारा के मान में एक बहुत ही अल्प समय के लिए परिवर्तन होता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये माना गया। यहाँ पे 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हेनरी और फैराडे। ये 2 वैज्ञानिकों ने यहाँ पे एक दिमाग लगाया कि यदि धारा में परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यदि धारा में परिवर्तन होने से, इस तरीके का परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें और धारा उत्पन्न हो जाए? पहले का केस क्या है? पहले की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति ये थी कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते थे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। उसका रीज़न क्या था कि हम जितने भी एम्पियर की धारा प्रवाहित करते थे वो डायरेक्ट उतने एम्पियर ना होकर अल्प समय के लिए परिवर्तित होती थी। और वो क्यों परिवर्तित होती थी? उस अंक तक पहुंचने के लिए। जैसे 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो वो 0 से 10 तक जाएगा, उस समय भी ये अंक उसको परिवर्तित करेंगे तो वो धारा लगातार परिवर्तित होगी, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो कहने का मतलब है कि धारा में परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो हेनरी और फैराडे 2 साइंटिस्ट, इन्होंने मिलकर सोचा कि जब धारा में परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो क्या धारा उत्पन्न होगी? और इसी क्रिया से ये जो अध्याय है, अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आरंभ हुआ। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चुंबकीय फ्लक्स। तो हम जब चुंबकीय फ्लक्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तब उसके बाद ही हमें फैराडे का नियम समझ में आएगा। लेकिन चूंकि ये अध्याय का इंट्रो है जिसमें हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की थोड़ी सी झलक देख रहे हैं कि ये आखिर शुरुआत कैसे हुई, ताकि हमें पूरा का पूरा अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में उन्होंने लगातार परिवर्तन किया और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक इस तरीके से दंड चुंबक ली NS।
तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे दंड चुंबक NS में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं, N से निकली और S पर समाप्त हुई, N से लिखी और N पर S पर समाप्त हुई। तो इसको क्या हुआ, एकदम पास ले गए। तो इससे क्या होगा कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, इस कुंडली में, इस कुंडली से बद्ध इसमें परिवर्तन होगा। तो इसमें धारा उत्पन्न हुई, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल मैं आपको केवल झलक बता रहा हूँ ऐसे ही, मतलब यदि समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम दंड चुंबक को इसके पास लेकर गए तो इसमें इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, क्योंकि हम इसको लगातार परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, जिसकी दिशा बिल्कुल अपोजिट थी। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लेंज के नियम में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? सीधी सी बात है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें और धारा उत्पन्न हो, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या करें, परिवर्तन, और धारा उत्पन्न हो, तो इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये यहीं से उत्पन्न हुआ, इसका नाम। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, फ्लक्स क्या कहलाता है, फैराडे के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, उस आधार पर उन्होंने कौन कौन से नियम बनाए, ये सब हम इस अध्याय में बड़े ही आराम से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की शुरुआत कैसे हुई? तो बस ये छोटी सी स्टोरी थी, जिसमें हमें पता है कि जब किसी चालक तार में हम धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था। क्यों उत्पन्न होता था? क्योंकि धारा के मान में अल्प समय के लिए परिवर्तन होता था, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फैराडे और हेनरी नाम के दो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या जब हम धारा में परिवर्तन करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न यदि कर सकते हैं, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें और धारा उत्पन्न होगी क्या? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और ऐसा करने से वास्तव में धारा उत्पन्न हुई, जिस घटना को इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम दिया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्होंने नाम दिया। तो आइए अब हम चुंबकीय फ्लक्स को पहले समझ लेते हैं, तब हम फैराडे के प्रयोग को अच्छे से समझ पाएंगे और इससे हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि बीच में एक ऐसा टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, इसको समझे बिना हम फैराडे का नियम नहीं समझ सकते। तो चुंबकीय फ्लक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है या काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए उसी को स्टार्ट करते हैं। तो प्लेलिस्ट में इसके बाद जस्ट आपको चुंबकीय फ्लक्स का वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप देखें, उसके बाद आपको फैराडे का नियम पूरा समझ में आएगा।